डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस नेता नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ मीनाक्षी की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नटराजन ने कहा, पहले वोट चोरी होते थे, इस बार सीट चोरी हुई है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी का एक्शन। फर्जी हस्ताक्षर मामले में गिरे अभिषेक बनर्जी। सीआईडी ने पूछे कई सवाल। अभिषेक बनर्जी के जवाब से सीआईडी संतुष्ट नहीं। सीआईडी ने फिर से किया तलब। नोएडा को सीएम योगी का तोहफा। नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बसों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने नए नोएडा बस डिपो का भी उद्घाटन किया। झारखंड की सियासत में नई समीकरण की बड़ी संभावना। सीएम हेमंत सोरेन को जेडीयू का खुला ऑफर। जेडीयू विधायक सरयू राय ने नई सरकार बनाने का फिर दिया फॉर्मूला। बिना कांग्रेस भाजपा के जेएमएम को समर्थन देने का रखा प्रस्ताव। अहमदाबाद में एयर इंडिया की AI 171 विमान दुर्घटना को 1 वर्ष। अब तक जांच की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से मृतकों के परिजनों में बड़ी नाराजगी। हादसे में मारी गई एयर होस्टेस मैथिली पाटिल की मां और मामा की मांग, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन हादसे की सच्चाई तो बताइए। ट्रंप का दावा, ईरान युद्ध खत्म। कहा, सुप्रीम लीडर को डील मंजूर। हमले रद्द, लेकिन हॉर्मुज़ में तनाव बरकरार। ईरान ने ट्रंप के दावे की नहीं की पुष्टि। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे रिट याचिका नहीं सुनी जा सकती। अगर उन्हें फैसले पर आपत्ति है तो वे चुनाव याचिका दायर करें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 229 चुनाव प्रक्रिया में अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट पिटीशन पर सुनवाई नहीं कर सकता। नामांकन रद्द करने का फैसला सही था या गलत, अदालत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़े ऐसे विवादों का समाधान चुनाव याचिका के जरिए किया जाना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन चाहें तो चुनाव याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की तीसरी सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल भी था, लेकिन 9 जून को मीनाक्षी का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। याचिका खारिज होने पर मीनाक्षी ने कहा कि पहले वोट चोरी होते थे, इस बार सीट चोरी हुई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का अध्ययन हमारे जो वकील हैं वो करेंगे। उस पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना, वो कहना मेरा उचित भी नहीं है, संवैधानिक दायरों में नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो सब लोग जानते हैं। Today, Meenakshi Natarajan has filed a writ petition there, invoking Article 32 of Honorable Supreme Court, and it was pleaded and it was prayed that the order passed by the RO was challenged there in Article 32 petition there in Honorable Supreme Court, but Honorable Supreme Court dismissed the petition filed by Meenakshi Natarajan ji on the ground that it is not maintainable because there is a bar pertaining to Article 329 of the Constitution, and these type of petitions which are challenging the elections should move toward the election petition because they are the statutory right to fight a election, and statutory right should be through the statutory principles from they can be challenged via election petition only. So the petition filed by the Meenakshi Natarajan today was dismissed on the grounds of maintainability. अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से लंबी पूछताछ की। लंबे इंतजार और कोर्ट की फटकार के बाद तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी सीआईडी के समक्ष पेश तो हुए, लेकिन कई जरूरी सवालों का उत्तर नहीं दिया। सीआईडी के जांचकर्ता अभिषेक बनर्जी से 5.5 घंटे की पूछताछ से संतुष्ट नहीं है, इसलिए सीआईडी ने उन्हें 14 तारीख को दोपहर 12 बजे फिर से तलब किया है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस मामले की जांच के लिए गठित सीआईडी टीम के कई अधिकारियों ने अभिषेक से घुमा फिरा कर पूछताछ की, लेकिन अभिषेक ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया।
हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी ने अभिषेक को 3 बार तलब किया था। अभिषेक पेश नहीं हुए। अंततः मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय तक पहुंचा। उच्च न्यायालय ने सुरक्षा मिलने के बाद अभिषेक दिल्ली से लौटे। सूत्रों के अनुसार सीआईडी जांचकर्ता अभिषेक के जवाब से संतुष्ट नहीं है। जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने कई सवालों के सही जवाब नहीं दिए। जवाबों में विसंगतियों के कारण उन्हें दोबारा पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के बाद जब वे भवानी भवन से निकले तो पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। नहीं होंगे, हम लोग हैं 2 कोटी 60 लोग को। बांग्ला का जो 2 कोटी 60 लाख आम आदमी है वो अभिषेक बंदोपाध्याय का साथ है, ममता बनर्जी का साथ है। हरास किया जा रहा है। ये जो है ना बदला का राजनीति हो रहा है। कुछ खराब चीज हो सकता है और हम लोग अभिषेक बंदोपाध्याय का फैन है। हम लोग अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ यहाँ पर आए हैं। दादा भीतर अंदर गए हैं, हम लोग बाहर हैं, यही बात है। अगली खबर, झारखंड में राज्यसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर गैर भाजपा कांग्रेस की सरकार बनने का प्रस्ताव मिला है। दरअसल जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं जेडीयू अध्यक्ष सरयू राय ने एपीएन न्यूज के माध्यम से सत्तारूढ़ी पार्टियां जेएमएम और कांग्रेस के बीच बढ़ती तल्खियों पर यह बड़ा बयान जारी किया है, जिससे झारखंड की सियासत में नए समीकरणों की संभावना को उत्पन्न होते देखा जा रहा है। किस तरीके से आप पहले और अब तक में जितना बदलाव देखने को मिला, झारखंड की राजनीति को आप अभी किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? क्या इसमें? ये बहुत कठिन सवाल है। एक इलेक्शन का जो नजरिया है उससे आगे झारखंड की राजनीति क्या होगी इस पर क्योंकि आए दिन महागठबंधन में टूट की बातें होती है। आप भी इसलिए होता है ना कि जो गठबंधन बनते हैं उनमें पूरा भरोसा नहीं रहता है। देखिए, जब ये राज्य बना था उस समय ही अगर भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मिलकर सरकार बना लिए होते तो सरकार स्थिर रहती। नहीं, देखिए, मैंने इस पर कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री अपनी स्थिर सरकार को छोड़कर अस्थिरता की ओर नहीं जाएगा। कांग्रेस का समर्थन उनके साथ है तो ये बिल्कुल ही 56 विधायकों के समर्थन वाली सरकार है, स्थिर सरकार है। और हम लोग जो कहते हैं उसमें जाएंगे मुख्यमंत्री तो 2-4 लोगों की का ही बहुमत रहेगा। तो व्यवहारिक है कि कोई भी मुख्यमंत्री स्थिरता को छोड़कर अस्थिरता की ओर नहीं जाएगा। अब जब भी नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो 4 महीने तो सरकार को अपने ही बलबूते काम करना पड़ता है। केंद्र सरकार जो आपका क्वार्टरली सहायता देती है वो जुलाई के पहले आती नहीं है और इनके पास पैसा नहीं है, तो 4 महीने तो संघर्ष कर रहे हैं ये। तो सरकार में एकजुटता नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री हैं, 56 विधायकों का समर्थन है, मगर एकजुट सरकार रहे ये व्यवस्था यहाँ है नहीं। जिसको जिधर मन कर रहा है उधर जा रहा है और बहुत बुरी हालत है। मुझे लगता है कि जब से झारखंड बना है उसके बाद से सबसे बुरी हालत वित्त व्यवस्था की जो अभी वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है उसमें रही है। हम तो मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए वित्त व्यवस्था के बारे में कि आखिर झारखंड के लोगों के काम का क्या होगा, उनकी जो आकांक्षाएं हैं हर ब्लॉक में, गांव में, सब जगह, उसका क्या होगा। इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो बिहार ही पूरा देश है आपके लिए और आपकी राष्ट्रीय पार्टी भी बिहार की ही है और बिहार की पार्टी भी बिहार की है। बिहार से बाहर आप कदम रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं तो इस पर ही निर्भर करता है। ये तय कर लें तो कल से विस्तार हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच जदयू विधायक। और राजनीति में देखा जाए तो झारखंड में एक बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर अपनी राजनीति के लिए, अनुभव के लिए जाने जाने वाले, जिन्हें विश्व पितामह भी कहा जाता है, राजनीति के धुरी भी कहा जाता है, सरयू राय, उन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे बीच आज एपीएन न्यूज से बातचीत की है। झारखंड की राजनीति, यहाँ आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर, महागठबंधन की स्थिति पर और जदयू के विस्तार की संभावनाओं पर उन्होंने तमाम संदेश भी दिए हैं, सलाह भी दिए हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। अगली खबर, यूपी में सीट बंटवारे पर भाजपा इसी माह विमर्श शुरू करने वाली है। भाजपा नेतृत्व से संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। इसके अलावा नई टीम पर यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ अंतिम मंथन किया है।
उत्तर प्रदेश में समय से पूर्व चुनाव की आहट के बीच भाजपा जल्द ही सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर विमर्श शुरू करेगी। पार्टी नेतृत्व इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और केंद्रीय संगठन की नई टीम गठित होने का इंतजार कर रही है। गौरतलब है कि इस संदर्भ में राज्य में भाजपा की 2 सहयोगी दलों सुबह सपा और निषाद पार्टी के मुखिया ने बृहस्पतिवार को भाजपा नेतृत्व से मुलाकात कर राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के साथ सीट बंटवारे पर जल्द मंथन शुरू करने का अनुरोध किया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिल्ली आए सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इसके बाद राजभर और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने यूपी में भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इन मुलाकातों में दोनों नेताओं ने सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द विमर्श शुरू करने का अनुरोध किया। पार्टी नेतृत्व ने दोनों नेताओं को इसी महीने के अंत तक विमर्श शुरू करने का आश्वासन दिया। भाजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी भी चाहती है कि विधानसभा चुनाव के लिए जल्द तैयारी शुरू की जाए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में संयुक्त रूप से जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री ने नए नोएडा बस डिपो का भी उद्घाटन किया, जिससे इलाके के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की क्षमता बढ़ गई है। नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 100 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की गई हैं और सेक्टर 90 बस डिपो से चलने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ एवं नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो के शुभारंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है जो जाने अनजाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया से स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले प्रदेश में टूटी सड़कें, अराजकतापूर्ण माहौल, सुरक्षा का कोई पुरसहाल नहीं। प्रदेश में चोरों और अराजकता के वातावरण में नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आप सोचो, कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार है और महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एयरपोर्ट आज अयोध्या में संचालित हो रहा है। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी का ये विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो जाने अनजाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया ने स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। आज उसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध, ये सभी चुनौतियां हैं हम सब के सामने, जिनके कारण वायु प्रदूषण की भीषण समस्या, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। अगली खबर, फिरोजाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव हुआ है। पत्थर सीधे उसी बोगी पर लगा जिसमें वो बैठे हुए थे। इससे खिड़की का शीशा टूट गया। भागवत कानपुर से शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे थे। भागवत एग्जीक्यूटिव क्लास के E1 कोच में थे। ट्रेन जब मक्खनपुर फिरोजाबाद के बीच से गुजर रही थी तभी अचानक बोगी को निशाना बनाकर पत्थर फेंका गया। गनीमत रही कि इस पथराव में संघ प्रमुख सुरक्षित रहे और सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन को बीच रास्ते में कहीं भी नहीं रोका गया। घटना की सूचना मिलते ही
टूडला जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद रहे। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये जानकारी सामने आई कि इस ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत भी यात्रा कर रहे थे। रात की बात यह है कि घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। धार्मिक नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने ककरही बाजार क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई की। इस दौरान परिक्रमा मार्ग की जद में आने वाले कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें एक प्राचीन भगवान शिव मंदिर भी शामिल था। इस दौरान प्रशासन का कहना है कि प्रभावित मकान मालिकों को पहले मुआवजा दे दिया गया था और कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। निर्माण खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे। नोटिस के बावजूद कब्जा न हटाने पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई के समय मौके पर एसडीएम राजस्व अमित भट्ट, एसडीएम सदर अरविंद कुमार और सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी मौजूद रहे। संतुष्ट नहीं है और आज हमारे जबरदस्ती करके गिराया गया। 41 की मंदिर थी उसको भी गिरा दिया गया, जबकि हमने कहा कि अंदर भगवान विद्यमान है। 41 की मंदिर थी वो, और मूर्ति सब दीवालों में जुड़े थे, उसको निकाला नहीं जा सकता, अगर निकालने पर वो खंडित हो जाता। इस कारण से जो है हमने कहा 2-4 दिन का टाइम दीजिए, बल्कि पीछे मजदूर लोग लगे थे, काम का हो रहा था। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा था, कि टूट नहीं रहा था, सब कुछ हो रहा था। अधिकारी लोग देखे भी थे, लेकिन अब उनकी जो मर्जी है वो अपने जो भी उनकी मर्जी अपने मर्जी की। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का निधन हो गया है। म्यूनिख से लौट रहे जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। उनको दिल्ली पहुंचते ही उपचार के लिए साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया है। वे 49 साल के थे और उन्हें दिल्ली के मैक्स साकेत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां शुक्रवार सुबह जसपाल ने आखिरी सांस ली। 1 जून की रात को म्यूनिख से लौटने समय फ्लाइट में जसपाल की तबीयत खराब हो गई थी और जहां उन्हें मेडिकल हेल्प दी गई थी। स्वदेश लौटने के बाद जसपाल को दिल्ली के मैक्स साकेत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां टेस्ट के बाद उन्हें एक स्टेंट डाला गया था। जसपाल राणा पेरिस ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाले निशानेबाज मनु भाकर के कोच थे। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अपना शानदार करियर के बाद जूनियर टीम के कोच और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनर के रूप में भी करियर उपलब्धियों से उनका काफी भरा रहा। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली जिले के दूरस्थ विकासखंड डेवाल में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कुनार गेस मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़कते हुए सीधे कैल नदी में जा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वाहन में कुल 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुनार के समीप वाहन चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में गिरते हुए उफानी कैल नदी में समा गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के दौरान एक महिला और एक बच्चा वाहन से छिटक कर बाहर गिर गए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन दोनों को कई चोटें आई हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से कुल 3 घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान नदी से अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। अगली खबर दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक युवक और 2 महिलाएं शामिल हैं। 6 लोगों को बचाया गया है, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी थी। धीरे धीरे आग 5वीं मंजिल बिल्डिंग में फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने छत का ताला काटकर लोगों को बचाया, जहां फायर डिपार्टमेंट के अनुसार इमरजेंसी कॉल मिली थी और आग तारा अपार्टमेंट के पास गली नंबर 1 में स्थित एक इमारत में लगी थी। इमारत के अंदर कई लोगों के फंसे होने की खबर मिलने के बाद फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एक चश्मदीद ने बताया कि हम लोग पड़ोस में रहते हैं। आग लगने की खबर मिलते ही वहां पहुंचे तो देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी गाड़ियों में एक एक कर ब्लास्ट हो रहा था। उन्होंने पानी का इस्तेमाल करके आग बुझाई। फायर विभाग के एसडीओ ने बताया कि पार्किंग में खड़ी 3 स्कूटी, 2 बाइक और एक साइकिल जल गई और धुआं ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक फैल गया।
भीषण गर्मी और जनरल बोगियों में पैर रखने तक की जगह न होने की मजबूरी ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। आजमगढ़ जाने के लिए उत्सर्ग एक्सप्रेसवे के स्लीपर कोच में चढ़ने के प्रयास में एक दंपति अचानक असंतुलित होकर चलती ट्रेन के नीचे आ गया। इस दिल दहला देने वाली हादसे में पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति को अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में समाता देख बचाने दौड़ी पत्नी का पैर कट गया। अत्यधिक खून बहने के कारण पत्नी की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है और वो लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इस खौफनाक मंजर के बीच प्लेटफॉर्म पर खड़े 3 मासूम बच्चे पूरी तरह अनाथ और बदहवास होकर चीखते चिल्लाते रहे। हादसे के बाद यात्रियों के चीखने पर आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। इस खौफनाक मंजर के बाद मासूम बच्चों को ट्रेन से उतारा गया। माता पिता के साथ यह हादसा देखकर मासूम बच्चे बुरी तरह सहम गए। बच्चे रोते हुए अपनी मां को पुकार रहे थे, जिन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और मां भी जिंदगी मौत से जूझ रही है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन है, यहाँ प्लेटफार्म 2 पे उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन आई। उसके बाद एक हस्बैंड थे, वाइफ थे, उसके 3 बच्चे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। उसके बाद वो जल्दी में चढ़े वहाँ पर ट्रेन पे। तो जो हस्बैंड थे वो तीनों बच्चों को अपने पहले चढ़ा दिया था, उसके बाद अपनी वाइफ को चढ़ा दिया और उसके बाद अपने चढ़ने लगे। नहीं, ये सही बात है, अपने चढ़ने लगे। जो चढ़ने लगे तो उनका हस्बैंड का पैर फिसल गया नीचे से, तो वो जो हस्बैंड वो जो वाइफ थी ना, तो वो खींचने लगी अपने तरफ खींचने लगी। तो हस्बैंड सहित अपने वाइफ सहित हस्बैंड नीचे आ गए दोनों लोग। एयर इंडिया की AI 171 विमान दुर्घटना को 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक जांच की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से मृतकों के परिजनों में नाराजगी बढ़ रही है। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें महाराष्ट्र के उरण तालुका के नहावा गांव की बेटी और एयर इंडिया की एयर होस्टेस मैथिली पाटिल भी शामिल थी। 1 साल बीत जाने के बावजूद दुर्घटना की सच्चाई सामने नहीं आने पर मैथिली के परिवार ने सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों से जल्द अंतिम रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। अगली खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित हवाई हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ईरान पर भीषण बमबारी करने और उसके तेल निर्यात के मुख्य केंद्र खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी भी मिल गई है। ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। बातचीत और अंतिम बिंदुओं पर सभी संबंधित पक्षों ने मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने नई डील पर मंजूरी दे दी है। हालांकि ईरान ने अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। व्हाइट हाउस में एक रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि नई डील के मुताबिक ईरान ने मंजूर किया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं रखेगा और डील होते ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को भी खोल दिया जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी कि उसके तेल गैस ठिकानों पर हमला हुआ तो किसी को भी तेल नहीं मिलेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी जहाजों के लिए खुला है। Settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. And I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।